नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अंजना आपके साथ और मेरे साथ है रुचिका। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अंजना, आज मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं। बिल्कुल। बादलों के पार कैसा है ये संसार, निडर होकर मैं देखना चाहती हूँ। परिंदों की तरह मैं भी एक उड़ान भरकर आसमां को पार करना चाहती हूँ। तो रुचिका, ऐसा क्या है खास कि आज आप सीधे ही उड़ान भरने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कार्यक्रम में पैराग्लाइडिंग की। बीलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से डायरेक्टर अनुराग शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। और इनके साथ हैं प्रकाश चंद ठाकुर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के। जी, तो दर्शकों, आप सभी ने सुना होगा बिलिंग के बारे में। और आज हम जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि अनुराग जी बिलिंग के बारे में बताएं, क्योंकि हिमाचल में एक खास जो अपनी पहचान रखता है बिलिंग, इसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिलिंग जो है ये क्रॉस कंट्री साइट है जी। ये विश्व में नंबर 2 की साइट है। लेकिन जब हमने यहाँ पे अब वर्ल्ड कप जो 2015 में विश्व कप करवाया था जो पहली बार, उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो 4 to 5 टेक ऑफ जो पॉइंट बनाए थे, वहाँ से हम जो पैराग्लाइडर लॉन्च करता है। तो अब हम क्लेम करते हैं कि हम विश्व की सबसे अच्छी क्रॉस कंट्री की साइट की मेजबानी भारत करता है। यहाँ से जो सबसे खास बात बीड बिलिंग में है, यहाँ से थर्मल फ्लाइंग है। ये पैराग्लाइडिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक एयरक्राफ्ट है। ये एक बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है। इसको आप हवा में इसको लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं। इससे आप जितनी मर्जी हाइट गेन कर सकते हैं। आप क्लाउड बेस्ड पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ बीड बिलिंग से यहाँ से ऑस्ट्रियन पायलट हैं फिलिप जेनर, जिनका 262 किलोमीटर क्रो फ्लाई एरियल डिस्टेंस 7 घंटे में यहाँ से विश्व रिकॉर्ड है। तो ये एक ऐसी साइट है कि यहाँ से थर्मल फ्लाइंग के लिए जो है हमारे को बहुत अच्छी हाइट मिलती है। ओपन वैली है, धौलाधार रेंज में ओपन वैली है। तो यहाँ से कहीं भी पैराग्लाइडर जो है बीड बिलिंग से फ्लाई करके मनाली जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, उदयपुर से वापस आके धर्मशाला जाते हैं, फिर वहाँ पे लैंड करते हैं। तो इसके लिए ये विश्व विख्यात साइट यहाँ पे बीड बिलिंग है। जब हम बिलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कब से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हुई? मैम, बीड बिलिंग में सबसे पहले 1984 में हैंग ग्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। फिर 92 में ब्रूस और जिल करके 2 फॉरेनर पायलट्स थे, उन्होंने स्टार्ट की हुई है यहाँ पे। नए काम को शुरुआत जो है वो कितनी मुश्किल रही? बिगिनिंग में तो मैम बहुत सी प्रॉब्लमें आई यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पैराग्लाइडिंग का। तो उसके लिए धीरे धीरे फिर जैसे जैसे इवेंट्स आते गए, कुछ मोटिवेशन हुई, लोग आते गए, इसमें लोकल भी इन्वॉल्व हुए इस पे। तो उसके बाद में फिर क्राउड आना भी स्टार्ट हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ। तो उसके बाद अभी धीरे धीरे सब सेटलमेंट अच्छे से हो चुका है। तो अभी एक नाम गया हुआ है बीड बिलिंग का, तो वैसे नहीं गया, क्योंकि हमारी साइट एक लॉन्ग रन के लिए पूरे इसमें वर्ल्ड में फेमस है कि हम हिमालय के ऊपर जितना मर्जी फ्लाइंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हवा और वेदर कंडीशन के ऊपर। जी। अनुराग जी, जिस तरह से वेदर कंडीशन की बात की प्रकाश चंद जी ने, तो आपसे जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है क्लाइमेट के बारे में जानना। और बिलिंग की अगर बात करें तो कैसा रहता है और कौन सा समय जो उपयुक्त रहता है यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए? जी, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वैसे साल भर फ्लाइंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो रेनी सीजन है, जो 15 जुलाई से लेके आपका 15 सितंबर तक, जहाँ पे रेनी सीजन होता है हिमाचल में और कांगड़ा में खासकर, तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग बंद रहती है। इसके बाद जो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो समय है, जो आपका सितंबर से बाद जो है दिसंबर तक, बहुत उपयुक्त समय होता है। क्योंकि इसमें थर्मल्स बहुत अच्छे, वहाँ पे जो थर्मल्स है, ये एक पैराग्लाइडर को हाइट में ले जाने के लिए थर्मल्स का बहुत जरूरी होता है। तो ग्लाइडर में हम जब थर्मल्स अच्छे हों तो इस कंडीशन में वहाँ पे बहुत अच्छे थर्मल्स होते हैं। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे जो फॉरेनर पायलट्स हैं, जो कंपटीशन पायलट्स हैं पूरे विश्व के, यहाँ पे आके उड़ना चाहते हैं, यहाँ पे आके अपना जो दक्षता है उसको बढ़ाते हैं यहाँ पे आके। तो ये वो समय होता है। उसके बाद यहाँ पे जो जब जनवरी में जब स्नो सीजन होता है, तो आजकल एक जो हमारा टेंडम 2 सीटर पैराग्लाइडर है, तो एक जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक बहुत अट्रैक्शन बन गया है। तो थ्रू आउट द ईयर, मतलब 2 महीने छोड़ के थ्रू आउट द ईयर ये एक्टिविटी जो रहती है, कमर्शियल एक्टिविटी, तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रहती है। जी, और भी जानते रहेंगे कि किस तरह से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, किस तरह की परेशानियां या फिर किस तरह के जो विशेष बातों का ध्यान हमें रखना होता है। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कितने समय से आप पैराग्लाइडिंग से जुड़े हैं और कैसा आपका अनुभव रहा है?
सबसे पहले जो 97 में यहाँ पे जो हिमाचल टूरिज्म ने जो इसके ट्रेनिंग कैंप लगाया था, बेसिक कैंप और इंटरमीडिएट कैंप, तो मैंने वो ज्वाइन किया था जी। तो हमारे साथ जो लोकल लोग भी थे बीड बिलिंग के, उससे पहले यहाँ से फॉरेनर फ्लाई करते थे और हमारे लड़के सिर्फ देखते थे, क्योंकि ये जो कैनोपी है ये फॉरेन में बनती है, इसका जो ग्लाइडर है, और ये कॉस्टली एक 4-5 लाख का आज की डेट में ये पैराग्लाइडर आता है। तो धन का अभाव था जो हमारे लड़कों के पास, तो वहाँ पे एक जब फॉरेनर्स ने उन्हें शुरू किया, ब्रूस मिल्स जो एक जर्मन पायलट थे, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी जो पैराग्लाइडिंग की। उसके बाद हिमाचल से रोशन ठाकुर थे, मनाली से, उन्होंने भारत में पहली बार जो पैराग्लाइडर पायलट रोशन ठाकुर हिमाचल के थे, उन्होंने शुरू किया। 97 में हमने भी कोर्स किया, उसके बाद फ्लाइंग की। फिर हमारे मन में एक चीज आई कि वहाँ पे कंपटीशन होते थे, जो 84 में हैंग ग्लाइडिंग का कंपटीशन हुआ था कि यहाँ पे एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो हवाई खेलों के लिए, क्योंकि इसमें 2 तरह के ये है, एक तो यहाँ पे हवाई खेल है, दूसरा यहाँ पे कमर्शियल है। टूरिस्ट आते हैं, एयर टैक्सी है, फ्लाई करते हैं, वो अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन ये साइट जो है स्पोर्ट्स के लिए, एयर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन साइट है। तो हमने एक संस्था बनाई, उसके बाद हमें कम से कम 10 साल लगे। 2002 में हमने एक संस्था बनाई पैराग्लाइडिंग की, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए एरो क्लब ऑफ इंडिया से, हम जो नैक के मेंबर भी हैं, नेशनल एरो क्लब के मेंबर हैं, उसके बाद हमें उसके लिए PWCA पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन फ्रांस का मेंबर बनना पड़ा, उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज थी। हमने जो प्री वर्ल्ड कप अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, तो 2013 में हमें काफ़ी 5-6 साल उसके लिए जो अपना इक्विपमेंट सेट करने के लिए हर चीज़ लगा। तो 13 में हमने जो पहला जो है प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का हमने वहाँ पे करवाया। उसके बाद जो है हमारा रेस्क्यू रिट्रीवल जो था क्रॉस, वो बहुत ज़्यादा सराहा गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप से भी ऑब्जर्वर थे। FAI जो सबसे बड़ी संस्था है विश्व की, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, स्विट्जरलैंड से, जो पूरे विश्व में हवाई खेलों को जो मॉनिटर करती है, उनके ऑब्जर्वर लगे। हमने विश्व कप के लिए बिडिंग की, तो 2015 में पहली बार भारत को जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार विश्व कप जो हमारी एसोसिएशन को मिला, और जो पर्यटन विभाग के साथ हमने जो यहाँ पे वर्ल्ड कप कराया, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 40 कंट्रीज के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, और 100 से ऊपर पायलट्स उसमें, अराउंड 26 महिला पायलट भी उसमें शामिल थी। तो हमारा जो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा उस टाइम रहा। उसके बाद जो उस क्षेत्र की जो जैसे होती है, जैसे वो तकदीर बदल गई, तो यहाँ पे जो पर्यटन के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिला जी। बहुत ज़्यादा होटल्स वहाँ पे आए, गेस्ट हाउसेज आए, वहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर्स, वहाँ पे रेस्टोरेंट जो बने, और एक टेंडम एक्टिविटी जिसमें एक जो 2 सीटर ग्लाइडर है, जो जिसमें आपका टूरिस्ट आते हैं, फ्लाइंग करते हैं, जो 15 मिनट से लेके आप 1 घंटे तक वहाँ पे पायलट के साथ फ्लाइंग कर सकते हैं। तो एक अच्छी अट्रैक्शन हुई, और आज की डेट में कम से कम भी 1000 से ऊपर जो पर डे पूरे भारत से लोग, फॉरेन से लोग वहाँ पे आते हैं। हमारे 300 से जो अधिक वहाँ पे लाइसेंसी पायलट हैं जो 2 सीटर ग्लाइडर वहाँ से फ्लाई कराते हैं। तो एक रोजगार, सब रोजगार जो है हमारे लड़कों के लिए वो बहुत अच्छा वहाँ से जो शुरू हो गया। जी अंजना, कितनी अच्छी बात कही है ना, और हमें जानकारी मिल रही है साथ साथ कि न केवल यहाँ पर पर्यटक के साथ साथ जो स्पोर्ट्स हैं इसके तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, और वर्ल्ड कप जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं बिलिंग में। तो अब सर प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप बतौर प्रशिक्षक या फिर जिस तरह आप बिलिंग में वाइस प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे रही, और कितना आपको इसमें जो है आपको मेहनत करनी पड़ी, और कितनी कठिनाई भरा ये सफ़र रहा? जी मैम स्टार्ट किया पैराग्लाइडिंग 2003 में, बट उस टाइम इतना वो नहीं था कि हर एक चीज़ बहुत इजी से मिल जाती थी। इक्विपमेंट के लिए उतना उस टाइम में पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि एक लिए और अपने आप करते रहे, तो सब कुछ दूसरों के ऊपर ही डिपेंड था कि कोई आएगा देगा तभी हम कर पाएंगे। तो 2003 में मैंने स्टार्ट किया था। बेसिक थोड़ा सा रेगुलर टच नहीं थे, थोड़ा सा टाइमिंग जैसे मिलता है, मैं तो उस टाइम में फ्लाइंग कर लिया करते थे। फिर 2006 के बाद में थोड़ा अर्निंग स्टार्ट किया, तो उसके बाद में फिर कंटिन्यूस पैराग्लाइडिंग के साथ में चलते रहे। तो उसके बाद में 2010 से मैंने कंपटीशन करना स्टार्ट किया, जो हिमालयन ओपन कंपटीशन होते थे वहाँ पे एक्सी क्रॉस कंट्री के, तो वहाँ से स्टार्ट किया कंपटीशन करना, और कंटिन्यूस फिर कंपटीशन ही करता रहा जी। तो उसके बाद में फिर BPA के साथ में हम लोगों ने काम भी किया एज ए इंस्ट्रक्टर, और स्टिल अभी कंटिन्यूस है। तो लास्ट ईयर एज अ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे आया हूँ मैं। तो है उसमें बहुत सी कुछ चीज़ें हैं मैम जो अभी करना है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अभी करने को बाकी है।
बिल्कुल, जी। वो तो रहता ही है, क्योंकि कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो हम सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती है, हम हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। उससे पहले कि हम सारी चीज़ों को जानें कि वेदर या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, क्या क्या आप इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले ये जानना चाहते हैं ताकि दर्शकों को पता चले कि कितना रोमांच से भरा ये खेल है, और अगर कोई दर्शक या फिर कोई बाहर के पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं तो किस तरह का जो अनुभव उन्हें मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट एक हो सकती है जिसे हम टीवी में अक्सर देखते रहते हैं, वो हम खुद महसूस कर सकते हैं। मैम एक तो हमारा दो टाइप का है पैराग्लाइडिंग, एक तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ऐसा कि कंपटीशन और ये वो अपना या फन फ्लाइंग के लिए गए, वो एज अ स्पोर्ट्स है। दूसरा हम रिप्रेजेंट करते हैं टैंडम फ्लाइट्स जो है उसके लिए। तो टैंडम फ्लाइट्स है, इसमें दो लोग रहते हैं, एक पायलट रहेगा, एक पैसेंजर रहेगा। जी। तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है। बिल्कुल। तो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए पायलट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद में फिर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जब वो उसका एक्सपीरियंस और जितना उसका लॉग बुक मेंटेन करने के लिए रहता है एयर टाइम, वो कंप्लीट करने के बाद में वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस लेने के बाद में कमर्शियल एक्टिविटी वो कर सकता है बीड बिलिंग में। जी जी। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बात की ट्रेनिंग की, तो हम अगर कोई जैसे कोई युवा है या कोई व्यक्ति है वो ट्रेनिंग लेना चाहें या प्रशिक्षण लेना चाहें, तो किस तरह से वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, और क्या कोई आयु या फिर किस इस तरह का कोई शारीरिक मापदंड होना ज़रूरी है? जी, इसके प्रशिक्षण के लिए जो 3 कैटेगरीज हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और हाई फ्लाइंग, एडवांस फ्लाइंग जो है। तो आप हमारा जो बेसिक कोर्स है वो 7 से 10 दिन का रहता है बेसिक कोर्स, जिसमें ग्राउंड हैंडलिंग होती है, हमारी कैनोपी के बारे में आपको थ्योरी सारी वो हम समझाते हैं। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कोर्स आता है, जिसमें हम आपको एक और साइट है छोटी, वहाँ से फ्लाइंग कराएंगे। उसके बाद सीधा बिलिंग, जो हमारी जो हाई साइट है, वहाँ से इंटरमीडिएट आप उसमें हम आपको फ्लाइंग जो सीखने के लिए होगा उसको सिखाएंगे, वहाँ से फ्लाई करा देंगे। और वहाँ से कम हम 30 to 40 फ्लाइट्स वहाँ से करवाते हैं, जो अकेले सोलो करेगा वो सीखने के बाद। और एडवांस में आपका आ जाता है कंपटीशन के लिए, आपकी थर्मल फ्लाइंग है। आप जैसे क्रॉस कंट्री के लिए आप पर डे 60 किलोमीटर फ्लाई कर रहे हैं, एरियल डिस्टेंस में 100 किलोमीटर कर रहे हैं, 200 किलोमीटर कर रहे हैं। क्लाउड बेस्ड पैराग्लाइडिंग है, इसमें एक्रो आता है, इसमें हवा कलाबाजी जो है जो वो भी इसमें आती है, तो एडवांस कोर्स में आता है। तो उसके लिए हमारे पास जो इसकी रैंकिंग होती है इंस्ट्रक्टर्स की, जो इनको उसकी ये देते हैं, और हम बड़ी इसको जो इसके साथ इक्विपमेंट के साथ कराते हैं। इसमें हमारे पास जो एक रिजर्व पैराशूट होता है, रेडियो सेट्स होते हैं, जो एयर की जो हवा की देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे फ्लाई मास्टर इसके जो ये होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं। तो उसके साथ जो है एक आदमी अगर तीनों कोर्स करने के लिए 1 महीने में सारे कोर्स कंप्लीट कर सकता है। 1 महीने में बिल्कुल ट्रेंड हो सकता है वो। और जैसे उन्होंने कहा कि एक स्पोर्ट्स के तौर पर भी वो जो जैसे आप पर्यटक वहाँ पर आते हैं तो उनके साथ भी जा सकते हैं। 1 महीने में पूरी ट्रेनिंग तैयार हो जाती है। जी, 1 महीने में ट्रेनिंग उनको हम दे सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको खुद फ्लाइंग करनी पड़ेगी। जी, इंडिविजुअली टर्म्स रहती है मैम। जैसे ही अगर ट्रेनिंग खत्म होता है उसके बाद एक्सपीरियंस उसको लेना पड़ता है, जैसे 200 आवर्स या 300 आवर्स इंडिपेंडेंट फ्लाई उसको करनी पड़ेगी। जैसे अभी रुचिका ने भी बताया था कि शारीरिक मापदंड, तो क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता होगा इसमें, और वेट का भी शायद एक इशू रहता है, तो उसके बारे में बताएं। इसमें जो शारीरिक मापदंड में आपको बिल्कुल फिट चाहिए, हाइट फोबिया आपको नहीं होना चाहिए, और वेट का आप इसमें ग्लाइडर की लिमिट होती है। जैसे आपका सोलो ग्लाइडर जो है, जैसे 80 kg टू 120 kg हुआ, आपका 100 to 150 kg हुआ, इसकी लिमिट आती है ग्लाइडर की, कैनोपी की। और जो 2 सीटर ग्लाइडर्स हैं, जो जिसमें दो जन होंगे उसमें, उसकी लिमिट अलग से होती है। तो इसमें अगर आप अपने आप को मेंटली आप फिट समझते हैं तो इसका वेट का तो आप, क्योंकि इसमें सारी जो है ये आपका माइंड गेम है ये। इसमें सिर्फ फोर्स आपको जब फ्लाई करेंगे टेक ऑफ से, तो आपका सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स की गेम है। जो वहां से आप फ्लाई करेंगे, आप हवा में होंगे, तो आप कैसे उसको आपने जो सीखा है आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं, वो आपके दिमाग पे उसकी गेम है। उसके बाद आपने लैंड करना है। आप 2 घंटे फ्लाई करते हैं, 4 घंटे करते हैं, 5 घंटे, तो ये माइंड गेम है कि जो आपने सीखा है। और इसका मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है। इसको आप कहीं भी टर्न कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं भी स्पॉट पे आप इसको लैंड कर सकते हैं। अभी हमने पिछले महीने हमने इसका एक जो स्पॉट लैंडिंग का, इसमें 2 कंपटीशन आते हैं। जो इसमें एक आता है क्रॉस कंट्री का, जिसमें मैंने आपको बताया
कि ये पर डे हम टास्क फिक्स करते हैं कि आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वहाँ से करेंगे। स्पॉट लैंडिंग में जो वहाँ से पायलट है वो टेक ऑफ से फ्लाई करेगा, एक सर्कल होगा नीचे हमारा, उस सर्कल के बीच में एक बुल्स आई होता है, उसके बीच में वो टच करेगा, उसका फीट वहाँ पे लगना चाहिए। तो उसमें हमारी जो पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स वाला जो फर्स्ट आता है, जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे, तो ये जैसे हमारा 3 से 4 दिन का इवेंट रहता है, पर डे 2 टास्क होते हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं वो पूरे उसमें जुड़ते हैं और उसके बाद जो उसका जो विनर है वो हम निकालते हैं। तो उसमें तो ऊपर से स्पॉट लैंडिंग के लिए जो आपका जो हमारा 10 से 15 मिनट टेक ऑफ से नीचे आने में लगते हैं लैंडिंग साइड पे, तो वहाँ पे वो आपको सर्कल में उतरना है, तो उसके लिए जैसे अगर आप ऐसे जो मास्टरी चाहिए उसके लिए, तो ये स्पॉट लैंडिंग एक अलग इवेंट है, क्रॉस कंट्री एक अलग से इवेंट है। तो हमने दोनों इवेंट वहाँ पे जो उस साइड पे जो करवाए हैं। जी प्रकाश चंद जी, जैसे कि हिमाचल की हसीन वादियों में जब पर्यटक आते हैं तो निश्चय ही वो बीलिंग आने का ज़रूर सोचते हैं। तो कमर्शियल तौर पर अगर हम देखें तो जो पैराग्लाइडिंग है बीलिंग में, किस तरह से वो उसका प्रोसेस रहता है, कहाँ से वो टेक ऑफ की जाती है और लैंडिंग का समय और किस तरह का जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पर? मैम, टेंडम एक्टिविटी जब कोई टूरिस्ट करने आता है तो या वो ऑनलाइन बुक करके आता है या फिर फ़ोन कॉल से या फिर किसी कनेक्शन से, जैसे कोई दोस्त है उसके थ्रू आते हैं। जी। तो सबसे पहले उनको साइट पे आना पड़ता है। जैसे हमारे ऑफिस है लैंडिंग साइट पे, जो भी जितने भी सब ऑफिस लैंडिंग साइट पे ही हैं, तो वहाँ पे या वो डायरेक्टली ऑफिस पे जाके बुक करके आ सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि बुकिंग सिस्टम भी होता है, तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी रहता है? जी मैम, ऑनलाइन जितने भी लगभग सबने अपना अपना वेबसाइट वगैरह कुछ रहता है, उससे वो बुक करके आ सकते हैं क्लाइंट्स जो है। तो प्रोसेस ये है मैम, जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करेंगे पहले उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा अच्छी तरह से अबाउट पैराग्लाइडिंग क्या है, टेंडम क्या करने जा रहे हो आप, उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। फिर उसके बाद में उनके एडमिनिटी बॉन्ड्स जो है उनसे साइन करवाए जाते हैं और सेफ्टी रीज़न, और उस पर क्या है, उस पर जो एडमिनिटी उसी पे ही हमारा इंश्योरेंस रहता है। जैसे क्लाइंट्स सिग्नेचर करता है उसको, उसके बाद वो इंश्योर्ड होके ही वहाँ से जाते हैं। फिर मैम हमारा सफ़र स्टार्ट होता है ऑफिस से टेक ऑफ की तरफ, जो कि लैंडिंग साइट से हमारा टेक ऑफ पॉइंट बीड़ बिलिंग 18 किलोमीटर का है। तो वहाँ पे फिर ड्राइव करके ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे इक्विपमेंट अपना चेक करेंगे पायलट्स जो है अच्छे से। फिर उसके बाद में फिर से पायलट ब्रीफ करता है क्लाइंट्स को कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो उसके बाद में ब्रीफिंग के बाद में फिर वो अटैच करते हैं और फिर टेक ऑफ करके फ्लाइंग करते हैं। जी, जैसे आपने अभी स्वरोजगार की बात कही, बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, तो युवा जो है हम आजकल देखते हैं कि बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं ऐसे रोमांच भरे स्पोर्ट्स के लिए। तो कितना हिमाचल में जो है वो युवा आपके साथ जुड़ा है और कितने लोगों को आप चाहते हैं कि इसके प्रति जागरूक करें, ताकि हिमाचल में कहीं ना कहीं टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ लोगों को जो हमारे यूथ है उनको रोज़गार भी मिले? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे बीड़ बिलिंग में लगभग 300 से अधिक जो टेंडम पैराग्लाइडर जो रजिस्टर्ड हैं, आपका मनाली में है, सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग हो रही है, वहाँ पे भी अराउंड जो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, लेकिन 500 से ऊपर जो पायलट हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। आपका धर्मशाला में, इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग होती है, खजियार में पैराग्लाइडिंग होती है, कई और साइट्स में अभी सिरमौर में कहीं और भी एक्सप्लोर हो रही हैं विभिन्न हिस्सों में। तो वहाँ पे अगर साइट्स जितनी ज़्यादा वहाँ पे अगर टेंडम के लिए बनेंगे तो उतने वहाँ पे अगर लड़के सीखेंगे तो सब रोजगार अपनाएंगे। वो साथ में अगर पैराग्लाइडर कराते हैं तो उनकी आजीविका चलती है, उसके साथ टैक्सी ऑपरेटर्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, होटल्स गेस्ट हाउस इन्वॉल्व होते हैं, ढाबा रेस्टोरेंट हैं। तो एक जो फुल पैकेज है टूरिज्म का, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, और ये एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको हिमाचल में मिलेगा, जो हिमालयाज में आपको एडवेंचर मिलेगा। इस एडवेंचर को आप कहीं भी, जैसे लोग कई बोलते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा, ये एडवेंचर आपको, मैं तो यही बोलूंगा कि विश्व में या फ्रांस में आपको मिलेगा या भारत में भी यहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। तो एक आजकल लोगों में बड़ा क्रेज है, जो लोग खुद एक हमारा जैसे एक बच्चों में बड़ा क्रेज है इसका, लोग सीख रहे हैं। पूरे देश से लोग बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग सीखने भी आते हैं और टेंडम करने आते हैं। तो एक जब यहाँ पे आते हैं तो उनका ये होता है कि मनाली में पैराग्लाइडिंग करें, बीड़ में पैराग्लाइडिंग करें, तो एक अलग से उनका पैकेज है ये। तो एक बहुत ही एक बूस्ट है टूरिज्म के लिए यहाँ पे। जी, जिस तरह हम देखते हैं कि पर्यटक यहाँ पर
पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं और वादियों को भी निहारते हैं, तो क्या कभी मौसम या फिर तूफ़ान इस तरह का कोई इश्यूज़ भी रहते हैं जिससे जो पर्यटक है या फिर आपके लिए दो चार होना पड़ता है, और कितना ज़रूरी है मौसम की जानकारी होना? मौसम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हवाई खेल में मौसम की बहुत अहमियत है। अगर आप ख़राब मौसम में इस पैराग्लाइडिंग को करेंगे तो आपके साथ जैसे आप किसी को फ्लाई करा रहे हैं, तो किसी की एक जान है आपके साथ जिसको आप फ्लाई करवा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा विभागों को कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट करें रूल जो है, कि ख़राब मौसम में बिल्कुल जैसे कोई गस्ती कंडीशन है, आपकी बारिश हो रही है, तो एक ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी जो यहाँ पे बने जो बिल्कुल उस टाइम जो बंद हो, क्योंकि आप सुनते रहते होंगे जो छिटपुट जो कई बार जो इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं वो खराब मौसम के कारण होते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग बॉडी जो है, वैसे जो सरकार की तरफ से कंट्रोलिंग बॉडी हो, खराब मौसम में नहीं उड़ेंगे तो एक्सीडेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल इसमें एक्सीडेंट होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि खराब मौसम में जो है इसका कंट्रोल होना चाहिए। जी। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं, दर्शकों भी जानना चाहते होंगे कि किस तरह के कंपटीशन जो है वो आगे आप करना चाहते हैं, और क्या कुछ जो सरकार से या गवर्नमेंट के थ्रू भी अगर कोई कंपटीशन होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म के साथ साथ युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी, अभी जो यहाँ पे हमने जो स्पॉट लैंडिंग का वर्ल्ड कप भारत में जो मैंने आपको बताया कि सर्कल में वहाँ पे एक लैंड करना पड़ता है जी। तो अभी प्री वर्ल्ड कप उसका हमने जो अभी पिछले महीने हमने वहाँ पे करवाया था, तो हमने अभी बिडिंग की है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके वर्ल्ड कप के लिए जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ है। तो उसको FAI और PWCA उसमें वो अगर हमें देगी तो हम चाहते हैं कि विश्व कप अगले साल यहाँ पे हो, जो काफी समय से यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। और अक्टूबर में क्रॉस कंट्री का जो क्रॉस कंट्री है उसका प्री वर्ल्ड कप, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप नहीं हुआ, तो किसी भी वर्ल्ड कप को लेने के लिए प्री वर्ल्ड कप कराना हमारे लिए जरूरी है। तो प्री वर्ल्ड कप अगर हम कराएंगे अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए हमने बिडिंग भी की है जो FAI को और PWCA को, तो अगर मिलेगा तो हम उसके लिए क्रॉस कंट्री का भी वर्ल्ड कप जो है 1-2 सालों में आगे उसके लिए हम ले सकते हैं जी। तो सरकारों से तो हमारी, क्योंकि ये जो आपका टूरिज्म का इवेंट है, यूथ एंड स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स, एक क्रॉस कंट्री इवेंट करवाने के लिए हमारे पास उस टाइम कम से कम जो 200 से 300 लोगों की टीम वहाँ पे मैडम बनती है, क्योंकि वहाँ से अगर हम टास्क देते हैं, जैसे 100 किलोमीटर दे दिया तो हर 10 किलोमीटर पे हमारा रेस्क्यू और रिट्रीवल की और एम्बुलेंस अलग से हमें स्टैंड बाय रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कई बार क्रैश लैंडिंग होती है क्रॉस कंट्री में, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इसके लिए एक फंड्स की जरूरत होती है। तो जो सरकारों को इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट है भारत में हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हिमाचल में ये हमारे पास इतनी खूबसूरत साइट दी है, तो इसको हर साल 2 इवेंट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इवेंट यहाँ पे हों, ताकि हमारे जो लड़के हैं वो भी यहाँ पे रैंकिंग है इसकी, उसके बाद रैंकिंग मिलेगी बाहर, अगर यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी इंटरनेशनल तो हमारे लड़के बाहर फ्लाई करने जा सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं होंगे तो हमारा टीम में नंबर नहीं आएगा, और हम आज की डेट में चाहें कि फॉरेन में बाहर किसी को भेजें, उसके लिए हमारे ना लड़कों के पास इतने पैसे होते हैं ना कैनोपीज होती हैं, तो सरकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए इस हवाई खेल को। जी प्रकाश चंद जी, जैसे कि अनुराग जी ने बताया कि प्री वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम सोच रहे हैं हिमाचल में, तो इसके दृश्य से किस तरह की तैयारी होना ज़रूरी है, और जो ग्लाइडर्स हैं, पैराग्लाइडर्स हैं, उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हम बात करें हिमाचल के कितने तरह के यहाँ पे ग्लाइडर्स हैं, महिलाएँ भी इसमें शामिल है क्या? जी मैम, पहले तो ये कि जैसे अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए मैम ऐसे नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट जब भी करवाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ पहले देखी जाती है कि वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है, और टेक्निकली भी देखा जाएगा कि टेक्निकली है वहाँ पे सपोर्ट या नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो उससे हमारा जैसे सेफ्टी फर्स्ट आएगा उसमें, तो सेफ्टी में रेस्क्यू टीम हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए उसके लिए। फिर जो जितने भी फॉरेनर पायलट्स आते हैं उनके लिए इजी उनको वीज़ा उनको मिलना चाहिए, उनके बाद जैसे अराइव होते हैं इंडिया में वहाँ से उनको ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए उनका, तो तभी वो लोग बाहर से यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे रह के फिर वो एक फीडबैक भी देंगे हम लोगों की नहीं वहाँ पे अच्छा एक एकोमोडेशन था, तो गवर्नमेंट का अच्छा कंप्रोमाइज़ था उनके साथ में।
और महिलाएं भी है यहाँ इंडिया में जो अच्छा कर रही हैं, लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बीड बिलिंग से भी है और साउथ से भी है, कुछ गुजरात से हैं, तो है उसमें है इंटरेस्टेड है, बट वही है कि ये चीज़ जो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो फाइनेंशियली जब बात आती है तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आप लोग चाहते हैं कि अगर इस खेल को भी एक गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाए, ये स्पोर्ट्स इवेंट भी गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाए, तो यहाँ के जो पैराग्लाइडर है वो बाहर जाने का उनको मौका मिलेगा और बाहर से जो कंपटीशन के लिए यहाँ पर आएंगे तो एक कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात वो हो जी मैम, एक्चुअली जो साइट जब रैंक पे चलती है मैम, तो वो चलती है कि वहाँ पे कितने कंट्रीज के पायलट्स आए, वो सेफ्टी वाइज क्या था वहाँ पे, कितना लॉन्ग डिस्टेंस गया और टीम वर्क कैसा था उनका, वो सब कुछ देख के मैम तभी वो डिक्लेयर करते हैं कि ये साइट पे कितना रैंक मिल सकता है साइट पे। अनुराग जी, जैसे इन्होंने कहा कि टीम वर्क, तो कितना अहम रहता है पैराग्लाइडिंग करते समय टीम वर्क? जी, पैराग्लाइडिंग करते समय टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है जी। चाहे आप टैंडम एक्टिविटी ले लें या आप कंपटीशन ले लें। हमारा जो हम इवेंट कराते हैं तो उसमें हमारे 150 से 200 जो हमारे लड़के या लड़कियां हैं हमारी एसोसिएशन में, हम मतलब आपको बताना चाहूँगा कि रात को 3-3 बजे सोते हैं और सवेरे 6 बजे उठ के फिर कॉम्पिटिशन, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि इंटरनेशनली प्रेशर होता है। हमारे ऊपर ऑब्जर्वर होते हैं, फॉरेनर होते हैं, हमारे पास एरो क्लब के ऑब्जर्वर होते हैं, तो हमें ये लगता है कि कोई हमारे से गलती ना हो। और सबसे बड़ी जो इसकी बात है रेस्क्यू रिट्रीवल, जो प्रकाश ने बताया, रेस्क्यू रिट्रीवल में जैसे हम वहाँ पे उनको क्रॉस कंट्री के लिए टास्क देते हैं तो थर्मल्स नहीं मिले और वहाँ पे उसको लैंड करना पड़ गया पैराग्लाइडर को, तो उसको रेस्क्यू रिट्रीव करना इमीडिएट, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि इस खेल में मान लो हिमालयस पे कहीं वो फ्लाई करके पायलट कोई आ रहा है तो उसको थर्मल नहीं मिलती है, हाइट नहीं मिली तो उसको लैंड करना पड़ेगा। कई बार तो आपने देखा होगा कि बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर लैंड करते हैं तो हमें स्टैंड बाई चॉपर रखना पड़ता है। इवेंट के टाइम में हमें चॉपर रखना पड़ता है, उसके बाद चॉपर से रेस्क्यू रिट्रीवल जो हमारा पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फॉरेन में हमारी वो पूरे देश की ये होती है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रेंड हमारे पास लड़के हैं माउंटेनिंग के भी हमारी एसोसिएशन में। लेकिन ये सरकार के बूस्ट के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती है। जी, तो नमस्ते हिमाचल में हम पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, तो अब आप दर्शक भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये पैराग्लाइडिंग होती है, किस तरह से इसमें प्राइज़ होते हैं, किस तरह से कंपटीशन होते हैं। तो आइए एक क्लिप देखते हैं, उसके माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। तो जिस तरह से अनुराग जी अभी हमने देखा कि कंपटीशन में हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो किस समय ये कंपटीशन करवाया गया और आगे आने वाले समय में कौन कौन से कंपटीशन आप करवाना चाह रहे हैं, और ताकि बच्चे अभी से तैयारियां अपने शुरू करें? ये जो कंपटीशन था हमारा प्री वर्ल्ड कप था जी, जो स्पॉट लैंडिंग का, तो ये हमने अप्रैल में कराया था 5 to 9 अप्रैल को। तो इसमें जो हमारा प्री वर्ल्ड कप का जो ऑब्जर्वर आए थे, इसमें जो कोरिया से, साउथ कोरिया से एक लेडी थी जो हमारी ऑब्जर्वर यहाँ पे थी, अब वो अपने ऑब्जर्वेशन एरो क्लब ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर थे, वो देंगे। हमने आगे बिडिंग इसके लिए कर दी है जी। इसमें वर्ल्ड कप जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पॉट लैंडिंग का वर्ल्ड कप भारत में कभी नहीं हुआ है, उसके लिए हम अगले साल के लिए सुपर फाइनल, जो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप के लेवल का इवेंट होता है, उसके लिए हमने FAI को जो आवेदन कर दिया है। अभी उसके लिए समय लगेगा, जो उसके तो अभी देखेंगे हो फॉर द बेस्ट कि हमें वो मिले, क्योंकि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। अक्टूबर में हमने जैसे क्रॉस कंट्री इवेंट है, उसका प्री वर्ल्ड कप, उसके लिए भी हमने जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन को अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाले 30 से 40 दिनों में वो अप्रूवल हमें जो प्राइमरी दे देंगे, तो उसके लिए जो
अक्टूबर में हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्रॉस कंट्री का प्री वर्ल्ड कप हो, तो जो हमारे लोग हैं जो भारत से जो वो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और आपने जैसे महिलाओं की बात की, आपने देखा भी जैसे क्लिप के ऊपर जो इसमें महिलाओं ने जो हमारे बीड़ से, मनाली से, आपका जोगिंदरनगर से जो लड़कियां यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इनकरेज करना चाहिए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जो। और हमारे पास क्रॉस कंट्री पायलट भी हैं जो फीमेल पायलट्स जो हैं, तो वो जो उसमें एक्सी में भी वो कम्पीट करें, तो यही हम कामना करते हैं उसमें कि इसको जितने से ज़्यादा खेल को बढ़ावा मिले, हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी जैसे गेम्स के प्रति जो बच्चे हैं या फिर युवा हैं उनमें ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो अभी देख सकते हैं हम कि जिस तरह से अभी हमने क्लिपिंग्स में देखा कि बच्चे पैराग्लाइडिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो किस तरह से इसमें करियर रहता है और कितनी ऊंचाइयों तक इसमें जो युवा है वो पहुँच सकते हैं? इसमें जिसमें जो आपने जैसे ये बताया कि जो हॉकी और ये जो हमारे काफ़ी समय से क्रिकेट जो गेम्स चली हैं, ये बहुत अच्छी गेम्स हैं, लेकिन ये एक एडवेंचरस गेम है जी। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग थिंकिंग है और ये अलग पार्ट है, तो इसको भी बिल्कुल जो आजकल लोग अपना रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे पूरे भारत से यहाँ पे लोग सीखने आते हैं, और वो आप जब मर्जी जाएं हमारे लैंडिंग साइट पे, वहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज चले होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, एक सरकार की अच्छी पहल है कि जो वहाँ पे भारत का पहला नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल बीड़ में बन के तैयार हो चुका है, जो सरकारी स्कूल, और ये भी है वो एशिया में पहला सरकारी स्कूल है जो पैराग्लाइडिंग सिखाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, और बहुत अच्छी बिल्डिंग उसकी, तो अभी उसका अभी उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। तो जहाँ पे प्रदेश के और देश के जो एक बच्चे हैं, एक सरकारी वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्टल बना है, तो रहने की भी प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे बाहर से आएंगे वहाँ पे होटल्स में रहेंगे, सेफ्टी इश्यूज का इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे अगर वो सीखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि जल्दी उसको हम तो जो स्कूल को शुरू करके जो है उसको जो उसमें हमारे जो लड़के और लड़कियां आगे सीखें उसमें। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बेस्ट साइट जो है वो मानी जाती है, उसके बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि बीड़ बिलिंग क्यों इस लेवल की है कि नंबर 1 पे ये साइट है? ये थर्मल्स के लिए, क्रॉस कंट्री के लिए जी। एक्चुअली मैम हर एक साइट के एक डायनामिक्स रहती है जी, और सेफ्टी फर्स्ट रहती है इसमें। जो हमारा साइट है ओपन है, हमारे पास दोनों साइड हम फ्लैट लैंड फ्लाइंग भी कर सकते हैं और माउंटेन के ऊपर भी फ्लाइंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम अभी हमारा जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है बीड़ बिलिंग साइट का वो 262 किलोमीटर का है जी। तो इतने से मतलब एक्सप्लोर नहीं हुआ इतना अभी, कि यहाँ पे बहुत से लगे हुए हैं लोग जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट से आ रहे हैं, कोई माउंटेन पे फ्लाइंग कर रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो अभी का जो सेट हुआ है रिकॉर्ड 262 किलोमीटर का हुआ है। तो इसी हिसाब से वो वर्ल्ड वाइज एक हिमालय के ऊपर बहुत बड़ा ये है कि एक ही एरिया पे आपके पास में इतना बड़ा स्पेस है, और सेफ्टी वाइज भी है, जो ट्री लाइन है वहाँ पे वो हमारे सबसे बड़ी सेफ्टी है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आप कम से कम बच सकते हो, पेड़ है वहाँ पे, सब कुछ है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। डायनामिक्स अच्छी है, थर्मल्स अच्छे मिलते हैं मैम। मेनली होता है कि साइड पे आप कितना हाइट गेन कर सकते हो, हाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो थर्मलिंग के हिसाब से जो थर्मल्स है बीड़ बिलिंग में काफ़ी अच्छे हैं, और यही मानना है फॉरनर्स का कि थर्मल्स के साथ में जो आपका ओपन एरिया वहाँ पे भी हम लोग फ्रीली फ्लाई कर सकते हैं, और माउंटेन बैक माउंटेन पे भी वो फ्लाइंग कर सकते हैं। तो व्यू वाइज भी अच्छा है बैक माउंटेन तो पे जैसे ही जाते हैं। प्रकाश जी, आपने जैसे आप कहीं और भी आपने पैराग्लाइडिंग की होगी, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? मैम होता क्या कि जो अपना है वो सबसे पहले ही रहता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने बाहर पे भी, चाइना में भी मैंने फ्लाइंग किया हुआ, वर्ल्ड कप किया हुआ मैंने, टीम इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ 2019 में जी। और उधर पे हर एक साइड का अपना एक डायनामिक्स रहता है, जैसे मैंने बताया था कि टेक्निकली साइट पे अगर कुछ कमी है तो पता चल जाता है। जो कंपटीशन जैसे होते हैं कि हाँ डेंजरस साइट है, सेफ्टी वाइज नहीं है, तो वैसा बीड़ बिलिंग में अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे साइट पे तो बीड़ बिलिंग सबसे सेफ है। और जो लोग बोलते हैं कि हम तो खैर यहाँ के तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ कुछ भी है, बट बाहर से जो पायलट्स आते हैं वो भी इवन बोलते हैं कि एक हमारे लिए पैराग्लाइडिंग स्वर्ग है बीड़ बिलिंग। तो उनका भी एक सपना है जो बाहर से कि एक बार मुझे बीड़ बिलिंग में फ्लाइंग करने के लिए जाना ही है। सर, जैसे आपने कहा कि आपको मौका मिला है वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का, तो किस तरह से आपका ये जो कंपटीशन रहा और किस तरह से आपने इसमें अपना जो है प्रदर्शन दिया? जी मैम, फर्स्ट टाइम मैम हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला था इंडिया में, तो 2015 में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने।
तो उनके थ्रू जो है हमें क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोगों के पास इतना नहीं था कि हम लोगों ने पहले कंपटीशन किया है उसके बाद हमारा रैंकिंग आए या नहीं। तो वाइल्ड कार्ड की फैसिलिटी है वहाँ पे, कुछ एसोसिएशंस जो है अपना नेशनल वाइल्ड कार्ड इशू कर सकते हैं, कुछ जो अच्छे पायलट्स हैं उनके लिए। तो एसोसिएशन ने हम लोगों को चांस दिया था कि आप रिप्रेजेंट करो टीम इंडिया और अपना बिलिंग पैराग्लाइडिंग को भी रिप्रेजेंट कीजिए एसोसिएशन को। हमने बोला ठीक है, किया। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम था, इतना कुछ वो नहीं था कि हमारे पास ग्लाइडर भी वैसे नहीं थे कि जो एक होने चाहिए, बट फिर भी हमने किया था, कोशिश की थी कि बेस्ट से बेस्ट करने की। तो उसके बाद में फिर पता चला कि नहीं, ये वर्ल्ड कप का कंपटीशन एक अलग लेवल के हैं। तो हमने भी वैसे ही उसको मतलब किया कि हमारे पास भी अच्छे ग्लाइडर्स होने चाहिए, कैनोपी अच्छी रखनी है। तो उसके लिए फिर अर्निंग स्टार्ट की, तो चेंज किया। तो फिर चेंज करते ही 2016 से प्रैक्टिस भी अच्छी की। तो 17 में मैं इंडोनेशिया गया, वहाँ पे इंडोनेशियन चैंपियन रहा मैं 2017 में। जी जी जी। तो जो इंटरनेशनल FI कैट 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, तो उसमें मैंने 2017 में वो विन की वहाँ पे। तो टीम इंडिया सेकंड प्राइज रहा वहाँ पे और मैं ओवरऑल चैंपियन था। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम यही कहना चाहते हैं आप दोनों को देख के कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और हमें यकीन है कि अभी आसमां कुछ कम है। तो आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि भारत में जो हिमाचल की बीड बिलिंग साइट है वो इंटरनेशनल तौर पर आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आयोजन किया जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, अनुराग जी और प्रकाश चंद ठाकुर जी।